नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संधारित्र। इसका मतलब क्या होता है? तो एक संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें आवेश को संग्रहित किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर, जिसे कैपेसिटर कहते हैं। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसपे आवेश को संग्रहित किया जाता है, और इस युक्ति की आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है ना? तो अब हमारे इस टॉपिक में सबसे पहले वैद्युत धारिता का मतलब क्या है। वैद्युत धारिता का मतलब यह है कि अब हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें भी ये पढ़ना है कि इसका मात्रक क्या है, इसका सिंबल क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है? तो सबसे पहले आप विद्युत धारिता क्या है। तो जैसा मैंने बताया, संधारित्र क्या होता है? वह युक्ति जो आवेशों को संग्रहित कर सकती है। तो जो उसकी क्षमता है संग्रहित करने की, उसे हम कहते हैं वैद्युत धारिता, मतलब संग्रहित करने की क्षमता। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? सी से। तो सबसे पहले आप इसे डिराइव कैसे करेंगे? तो V जो होता है वो उस युक्ति पर आए आवेश के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें Q अपॉन का C लगाना पड़ता है। ये नॉर्मल प्रोपोर्शनैलिटी साइन से अलग है, यहाँ 1 अपॉन C आ रहा है, बाकी में C इंटू होता था। ठीक है? तो अब इस C को हम यहाँ कर देंगे, तो C होगा Q अपॉन का V, मतलब धारिता। विमा की यूनिट की बात कर लें तो यूनिट क्या होगा? कूलॉम प्रति वोल्ट, है ना? कूलॉम प्रति वोल्ट। ठीक है? ये यूनिट है इसका। किसमें नापते हैं इसको? कूलॉम प्रति वोल्ट। और ये मिल के बनता है, इसमें नापते हैं, इसका नाम है फैरेड। क्या नाम है इसका? नाम फैरेड नाम है। क्या नाम है? फैरेड। ठीक है ना? तो इसे फैरेड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कूलॉम प्रति वोल्ट, जैसे हाँ, जैसे मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन होता था, है ना? वैसे कूलॉम प्रति वोल्ट फैरेड होता है। क्या होता है? फैरेड होता है। अब इसका मतलब एक फैरेड क्या होता है? एक फैरेड क्या होता है? तो एक फैरेड होता है कि आवेश की वह मात्रा जिसके लिए युक्ति पर उत्पन्न विभव 1 वोल्ट हो, उसे हम कहेंगे क्या? 1 फैरेड। तो C बराबर Q बटे का 1। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया फैरेड हो गया। मतलब इसमें Q ही हमारा फैरेड बन जाएगा। मतलब Q की वह मात्रा किसी युक्ति पर हमने उतना आवेश दिया, जितना आवेश देने पर वो क्या बन जाएगा? 1 वोल्ट का विभव उसके सीरो पे लग जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये 1 फैरेड है। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा 1 फैरेड की परिभाषा। ठीक है? बेसिकली वैद्युत धारिता क्या है कि किसी युक्ति पर उपस्थित आवेशों और उन आवेशों के कारण उन पे आए विभव के अनुपात को हम कहते हैं क्या? वैद्युत धारिता। चलो, ये हो गया 1 फैरेड। अब बात करते हैं विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र बहुत आसानी से निकालेंगे। जैसा बताया गया, C होता है फैरेड। फैरेड क्या है? कूलम प्रति वोल्ट। कूलम का विमा क्या है? 80। वोल्ट की विमा क्या है? याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना? क्या होता है? W इंटू क्यू कह लो, या E इंटू डी कह लो, कुछ भी कह लो आप। बस अब देखो, यहाँ से मैं आपको 2 चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है? एक तो आप ये लिख सकते हो आप, अगर आपको V को W क्यू याद है तो V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू, जो लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे। तो W अपॉन क्यू मतलब Q 80 है। फिर से ये हो गया 80 का होल स्क्वायर, और W क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या है? फोर्स है हमारा A स्क्वायर T स्क्वायर। फोर्स है हमारा ML T-2, और S का बदला L है। क्या है? L है। तो ये क्या हो गया बीमा हमारा? ये हो गया M-1 L-2 M-1 L-2 T-4 और A+2। ये हमारी हो गई वीमा। ठीक है? तो आप वीमा को रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप स्वयं सॉल्व करके निकाल सकते हैं। W अपॉन क्यू होता है, FS होता है, ये होता है, ये होता है। इस सीक्वेंस को याद रखिए। एक और तरीका है, तो हमने C को क्या बोला? 80 बोला गया। V को हम क्या बोलते हैं? अभी हमने विभव प्रवणता पढ़ा था। विभव प्रवणता क्या होता है? E इक्वल टू V अपॉन डी। तो V क्या होता है? ED होता है ना? ED। तो अब E क्या है हमारा? E हमारा न्यूटन प्रति कूलम है। तो ये हो गया 80 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन मतलब 80 बटेगा 80, और D कितना होता है? L होता है। तो ये हो गया A स्क्वायर T स्क्वायर, नीचे का नीचे ऊपर, A स्क्वायर T स्क्वायर, और ये क्या होगा? ML T-2 और L। तो नीचे को ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? M-1 L-2 T+4 T+4 और A का +2। ये हमारा हो गया वीमा। यहाँ पे T-2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो T+4 रहेगा। ठीक है? तो देखो, यहाँ से वही आया, वहाँ से वही आया। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से वीमा ड्राइव कर सकते हो। वीमा को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई वीमा ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस चीज़ का वीमा इजीली आपको निकालना सिखा दूंगा। हम, या अगर आप इस पैटर्न पे चलोगे तो वीमा आप निकाल सकते हो। ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसे इन्फॉर्मेशन जिसे आपको देना होगा, ये इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, बता सकते हैं कि वीमा ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है? ये चालक की वैद्युत धारिता, मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल बॉल। ओके, कंडक्टर। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले एक गोला लेते हैं, उसमें कोई भी आवेश रखो, क्या फर्क पड़ता है? आवेश रख दिया। ठीक है ना?
उसके बाद इस आवेश का जो वोल्टेज है वो कितना होगा, वो होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन का आर। आर इस रेडियस है, ये तो बात है। हाँ जी, क्यू इसको आवेश है। अभी हमने पढ़ा सी क्या होता है, सी होता है क्यू बटे का वी होता है, तो वैल्यू पुट कर दो। तो क्यू है, डिवाइड बाई वी कितना है 1/4πε0 क्यू अपॉन का आर। तो ये हो जाएगा क्यू इंटू, ऊपर आ जाएगा इंटू होगा तो 4πε0 आर अपॉन का क्यू और क्यू कट जाएगा। जो सी होगा वो कितना होगा 4πε0 आर। ठीक है, इस आर को कट लेते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आर। ठीक है, तो अब हमें पता है हमें ये बात पता है कि 1/4πε0 की जो कूलम्स लॉ में आ रही थी वो आ रही थी 9×10⁹। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/9×10⁹। ये हो गया हमारा एक बिल्कुल। नेक्स्ट वाला टॉपिक है संधारित्र की सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें क्या है कि अगर किसी आवेशित गोले या प्लेट या आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित चालक रख दिया जाए, तो वो निरंतर पहले चालक का विभव कम करता रहता है। विभव कम होने की वजह से उसकी धारिता बढ़ती जाती है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। तो ये कम तो ये ज़्यादा। तो यही सिद्धांत हमारा है संधारित्र का। ठीक है ना, जिसमें क्या है सिद्धांत कि यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित चालक रख दिया जाए तो वो पहले चालक के विभव को निरंतर कम करता रहता है, जिस कारणवश इसका संधारित्र बढ़ जाता है। ठीक है ना, और संधारित्र का यही सिद्धांत है। अब हम इसी सिद्धांत को यूज करके हम लोग अलग अलग कंडीशंस पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे संधारित्र का। एग्जाम पॉइंट एक तो पक्का आ जाएगा। ठीक है, पहला है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, ये पहला है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। तो जैसा कि आपको सिद्धांत बताया गया था कि एक आवेशित चालक के पास एक दूसरा चालक रख दिया जाएगा जो किससे जुड़ा हुआ है, अर्थिंग से जुड़ा हुआ है, अर्थ से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो उसकी क्षमता होगी कि वो उसकी विभव को लगातार गिराएगा। और हमें पता है प्लस से माइनस विद्युत क्षेत्र जाता है। तो जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है, ये ई है और ये डी है। ठीक है, ध्यान देंगे आप ई और डी का। ठीक है ना, जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि एक पैरेलल प्लेट, समांतर प्लेट की जो ई होता है वो सिग्मा अपॉन का के एप्सिलॉन नॉट होता है। याद करो, हमने प्रूव किया था। हाँ, सिग्मा क्या है हमारा, सिग्मा हमारा है आवेश का घनत्व, चार्ज डेंसिटी, जो कि क्यू अपॉन का ए होता है। ठीक है, यहाँ ये सिग्मा है। उसके बाद अगला जो फॉर्मूला हमने पढ़ते कि वोल्टेज होता है वो ई डी होता है। क्या होता है, ई डी होता है। ई क्या है, सिग्मा डी अपॉन का के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब आपने अभी पढ़ा कि जो सी होता है वो क्या होता है, वो होता है क्यू अपॉन का वी होता है। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा क्यू अपॉन का सिग्मा डी इंटू के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू के एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी। अगर सिग्मा का मान रखते हैं हम तो ये हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के सवाल जो बिना याद किया आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये कैसे आया कि यहाँ पे सिग्मा है उसकी वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन का ए है। तो अगर हम क्यू अपॉन का ए रखेंगे तो नीचे का नीचे ऊपर और क्यू कट जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें आप कुछ बात देखो, जो सी है वो इसके बीच में रखे गए माध्यम के समानुपाती है ना, मतलब जिस प्रकार का भी पैराव्यवधान वहाँ रखा हुआ है उसके समानुपाती है। सी जो है धारिता जो है वो उनके प्लेटों के एरिया के समानुपाती है। सी जो है उस माध्यम की विद्युतशीलता के समानुपाती है। मतलब अगर हमने इसको बढ़ाऊंगा तो सी बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाऊंगा तो सी बढ़ जाएगा, विद्युतशीलता बढ़ाऊंगा तो सी बढ़ जाएगा। लेकिन सी जो है वो डी के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अगर दूरी बढ़ जाएगा प्लेटों का तो सी हमारा कम हो जाएगा। ये होता है संबंध होता है या निर्भरता होती है, जिसको बहुत सारे लोग याद करते हैं। यार फॉर्मूला तुम तो पढ़ रहे हो कि ना याद करना पड़े, आपको कोई ना बताया तो आपको कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। ठीक है ना, अब देख लिया लाइफ में कोई फॉर्मूला मिले तो उसकी डिपेंडेंसी, उसकी निर्धारित, उसकी आधारिता हम आराम से निकाल सकते हैं। किस पे आश्रित है या किस पे डिपेंड करता है, कैसे वो वैरी करता है, ये हमारा है। इस पर आपको बड़ा सा पन्ना लिखना है, भरना है। सवाल आ गया कि संधारित्र की संबंधित व्यंजकों के बारे में उसका निर्भरता बताइए, तो हो गया। फॉर्मूला याद था, फटाक के लिए फॉर्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, ये तो पता है, ये फीलिंग पता है आपको, 3 फॉर्मूले, इन 3 से हमारा काम बन रहा है। बस यही थी, मैं अगर याद कर लूँगा यही 3 याद पाऊंगा बस। बाकी जो याद करा बेवकूफ़ है, क्यों याद कर रहा हूँ, याद नहीं करना उसे। हाँ जो याद करा तो और बड़ा बेवकूफ़ है। इसलिए आपको दूसरा है कि अगर हमने अपने समांतर प्लेटों के बीच में
कोई पैरागतितांक डाल दिया। अब देखो जैसा मैंने प्रूफ किया था ना कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, मतलब K बढ़ेगा तो संधारित्र बढ़ेगा। अगर मैं ऐसा कह देता आपसे उस बात को बिना बताए, पता नहीं आपको उसको कितना फीलिंग आ रहा है मुझे नहीं पता, बट फीलिंग अब इस बार आ जाएगा, पूरा भरभर की फीलिंग आएगा। ठीक है, फीलिंग दिलाने के लिए तो मैं हूँ, किसके लिए? फीलिंग के लिए। हाँ जी, तो क्या है फीलिंग? हाँ जी, ये फीलिंग ज़्यादातर लोग नहीं दिला पाते और फिर आप पता नहीं क्या करते। अभी आपको फील लेना है, समझना है। हाँ जी, लाइक बटन ठोक देना है सोने के बाद। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ जी, देखिए प्रचार आगे बीच में। हाँ जी, तो ये हमारा एक संधारित्र है। अगर मैंने इसमें बीच में कोई के पाराव्यवधान घुसेड़ दिया, आप बोलेगा कि संधारित्र कम हो जाएगी कि नहीं, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, होता है ना, बढ़ जाता है। जी हाँ, तो कितना दूरी है इसका? कुछ चला गया, बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे? संधारित्र बढ़ाओगे, ठीक है ना। तो वैसे ही देखिए, जो अब इस वाले पे जो ई है वो E1 है, E1 है, और इसके अंदर जो ई है वो E2 है। तो हमारा जो E1 है वो क्या है? अभी निकाला था, क्या निकाला था? सिग्मा अपॉन का एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तो क्या कुछ नहीं है। और E2 जो है सिग्मा अपॉन का के एप्सिलॉन। अब देखो मैं आपको याद ऐसे ही करना है, लेकिन लिखते वक्त में एग्जाम में यहाँ एक लाइन बढ़ा देना है कि वह उस क्षेत्र का विद्युत उस क्षेत्र का, उस क्षेत्रफल का, उस क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र जहां कोई पारावितांक नहीं है और जहां है E1 E2। तो अब जो हमें पता है V जो होगा वो होगा E1D प्लस E2T, यही तो होगा, क्योंकि E1 के साथ जो D का एरिया है वो, और E2 के साथ जो T का एरिया है वो, E2 के साथ जो T का एरिया है वो, बट D के एरिया में T का एरिया नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम क्या हटा देंगे? E1 के साथ का जो T है उसको कम कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो E1 की लंबाई है वो इतनी और इतनी है, जो कि D माइनस टी है, D माइनस टी है, और E2 जो है वो एक्चुअल में क्या है? T है। क्या है? T है। अब E1 का मान क्या था? सिग्मा D माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा K एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे T। ठीक है, ये हमारा क्या है? V है। तो V को और जरा सा अच्छे जाएंगे, तो सिग्मा अपॉन का एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन का एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, D माइनस का T प्लस T बटे का K। ठीक है, अच्छा लगा। अब तीसरा फार्मूला, पहला फार्मूला E का, दूसरा फार्मूला V का, और तीसरा फार्मूला C का। तो आपका संधारित्र EVC पर निर्भर करता है। किस पर करता है? EVC पर। तो आपका संधारित्र EVC से आएगा, चाहे कोई भी संधारित्र निकालना आपको EVC से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, कॉपी कर देना, काफी काम की चीज है ना जी। C जो हमारा है वो कितना है? वो होती है Q अपॉन का V। तो यहाँ V कितना है? तो ये सिग्मा को हटा लेते हैं, तो Q कट जाएगा, A ऊपर आ जाएगा, A, तो Q अपॉन का A एप्सिलॉन नॉट D माइनस का T, और फिर उसके बाद प्लस का T बाई का K, ठीक है। अब देखिए Q कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस का T प्लस T अपॉन का K। अगर मैं इन दोनों में T कॉमन निकाल दूं तो क्या हो जाएगा हमारा C? तो हमारा जो C हो जाएगा वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बाहर निकल गया, माइनस का T बाहर निकल गया, 1 प्लस 1 बाई के, 1 प्लस 1 बाई के। ठीक है ना, ये हमारा हो गया संधारित्र का सूत्र जब कोई के पैरावितांक बीच में माइनस जी, ये माइनस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया? कॉमन निकल गया। ठीक है ना, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर वापस से माइनस है। ठीक है, माइनस की ब्रैकेट खुला है तो माइनस कॉमन आया तो माइनस। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर संधारित्र। ठीक है ना, तो ये हम लोग का सारा डेरिवेशन है। उस केस के लिए एग्जाम में पक्का ही आता है, एकदम नोट कर लो। संधारित्र की वजह से संधारिता, तो सबसे पहले अंदर का गोला होगा जो धनावेशित होगा, जिसकी केंद्र से दूरी r होगी। ठीक है ना, और ये चूंकि इसे धनावेशित दिया गया है तो ये धनावेशित है, और ये हमारा संधारित्र। बाहर का जो चालक है उस चालक को हम अर्थिंग से जोड़ देंगे। जैसा कि सिद्धांत है, सिद्धांत क्या कहता है? पृथ्वी संबंधी चालक के निकट अगर चालक है तो उसकी विभव को निरंतर वो कम करता है, और फिर इस वजह से क्या होता है? इस वजह से उसकी युक्ति की क्या बढ़ जाती है? संधारिता बढ़ जाती है। तो अब जो हमारा V1 होगा वो कितना होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का R, और जो V2 होगा वो कितना होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का कैपिटल R। ठीक है ना। तो अब जो हमारा जो V टोटल होगा VA वो होगा V1 प्लस का V2, और ये माइनस आवेश है तो माइनस कर दो इसको, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन तो कॉमन निकालो, 1 अपॉन का स्मॉल r माइनस 1 अपॉन का कैपिटल R। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R अपॉन का स्मॉल r। ठीक है ना, R माइनस R अपॉन का RR। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर हमारा VB है वो क्या है? ये B वाला प्लेट है जो कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, और वो शून्य है। क्या है? क्योंकि वो शून्य है, तो जो V जो हमारा टोटल वोल्टेज होगा वो सिर्फ और सिर्फ VA की वजह से हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा V हमारा हो जाएगा Q अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R अपॉन का
कैपिटल आर, ठीक है ना, ये होगा डन। उसके बाद हमारे पास जो संधारित्र का फार्मूला वो कितना है, क्यू अपॉन का वी है, क्यू अपॉन का वी है, क्यू का वी का मान यहाँ पुट करने पर हमें क्या दिखेगा, वो दिखेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर ऊपर आ जाएगा तो आर ऊपर अपॉन आर माइनस आर, ठीक है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन का आर माइनस आर, और क्यू कट गया और सब कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी होगा वो कितना हो जाएगा, आर अपॉन 9 इंटू 10⁻9 आर माइनस आर, ये हमारा हो जाएगा संधारित्र किसी गोलीय चालक के लिए, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे आर आर है, ठीक है। अच्छा तो आर आर, और हम चाहे इसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन ये वाला है 9 डेज, वरना आप चाहो तो इसे ना लिखो, चाहो लिख दो, बट ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है, वो कहता है, अच्छा ये लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर अपॉन आर माइनस आर, ये हमारा अंतिम संधारित्र का फॉर्मूला है किसके लिए, किसी गोलीय चालक के लिए। तो कितना आसानी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तब, कॉन्सेप्ट क्या था कि बड़े वाले गोले को हमने ऋणांकित कर दिया है क्योंकि वो अर्थिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इस वजह से अगर वो अर्थिंग जुड़ा हुआ है तो इस वजह से वो हमेशा इस वाले कभी को बढ़ाएगा, तो V1 निकाल लिया V2 निकाल लिया, फिर ये क्या होगा इस वाले को लेके दोनों पे जुड़ा होगा, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। बस ये जो कॉन्सेप्ट की ड्राइंग बच्चों को याद नहीं होती है, इस तरीके से आपको याद है, जो आपका प्रिंसिपल सिद्धांत है उसको समझ के पढ़ोगे तो याद आएगा, ठीक है। बाकी हमारा अंतिम फॉर्मूला है, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर अपॉन का आर, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर अपॉन का आर माइनस आर, आप चाहो तो आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले 1/9 पुट कर सकते हो, जो आप फर्स्ट चैप्टर से पुट करते आ रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपका अपना डेरिवेशन है, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संधारित्र का संयोजन। क्या है, संधारित्र का संयोजन। अब दो संयोजन दो प्रकार से, कैसे दो तीन संधारित्र जोड़ा जाए उसका है। तो पहला है समानता, मतलब है दो तरह का संयोजन हो सकता है, कैसे हम संधारित्र जोड़े। तो पहला होगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होगा समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, संधारित्र है, ठीक है ना, का संयोजन। अब इस संयोजन का मतलब क्या है, श्रेणी क्रम का मतलब है कि देखो ये हमारा पहला संधारित्र है, C1 कह लिया, तो श्रेणी का मतलब एक के बाद एक, हाँ जी, C2 हो गया, और फिर ये सीधे एग्जाम में एकदम कंफर्म आएगा, क्या रख लो। और जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था विद्युत चक्र में, वो ये था कि यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे V3 होगा, यही तो पढ़ा था। तो जिसका जो बटेगा उससे समीकरण बनेगा, याद रखना, क्या, जो बटेगा उससे समीकरण बनेगा, बन गया समीकरण। अब V1 क्या होता है, वो होता है Q अपॉन का C1, Q अपॉन का C2 और Q अपॉन का C3। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे Q नहीं बटेगा, करंट या आवेश नहीं बढ़ता है एक लाइन में। और V का मान क्या है, Q अपॉन का C, यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम कि C क्या होता है, Q अपॉन का V होता है, तो मैं लगा दिया यहाँ पे। अब ये हो जाएगा Q अपॉन का C इक्वल्स टू Q कॉमन निकल जाएगा, तो 1 अपॉन का C1 प्लस 1 अपॉन का C2 प्लस 1 अपॉन का C3, Q और Q कट गया, तो 1 अपॉन का C क्या आ गया, 1 अपॉन का C1 प्लस 1 अपॉन का C2 प्लस 1 अपॉन का C3, ये हमारा श्रेणी क्रम में आ गया तुल्य संधारित्र। अब है अगला समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होगा, पहला संधारित्र, दूसरा और फिर तीसरा, ठीक है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक। यहाँ पे आवेश Q1 है, यहाँ पे आवेश Q2 है और यहाँ आवेश Q3 है, ठीक। क्या नहीं बटा, वोल्टेज नहीं बटा, क्या नहीं बटा, कौन बटा, करंट बचा बचा आवेश बटा। तो Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जो बटेगा उससे समीकरण बनेगा। तो ये हो गया CV इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अगर हम कॉमन निकाल दें इस साइड से तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और V और V कट जाएगा, तो ये आ गया C1 प्लस का C2 प्लस का C3। ये हमारा हो गया क्या, समांतर क्रम में संयोजन का तुल्य संधारित्र। ये है इसका और ये इसका, जो हमने पढ़ा था क्लास 10th में रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में, उसका जस्ट उल्टा हमने वहां पढ़ा था कि तुल्यात्मक प्रतिरोध श्रेणी वाले के लिए ये होता है और समांतर वाले के लिए होता है, बट यहाँ उल्टा है। यहाँ जो समांतर है उसका इस तरीके से और जो श्रेणी है उसका 1/में, तो 1/में श्रेणी वाला है और समांतर वाला वैसे है, ठीक है ना। तो जो बटेगा उससे फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इस सर्किट का भी ड्रॉ कर लीजिए पहले, है ना। तो हमारे पास 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है, फिर दूसरा कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का। मेरा टारगेट होगा कि बाकी में और सारे क्वेश्चन सारे सॉल्व करूंगा इसके, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं, बट टारगेट ये है कि आपको इस एक क्वेश्चन से समझाएं किस तरह से डील करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे 5 माइक्रोफैरड है, एक बहुत अच्छा तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले इस पॉइंट से आप चलना शुरू कर रहे हो, तो इस पॉइंट में आप देखो जहाँ रास्ता बढ़ जाए, यहाँ रास्ता बढ़ गया, तो अब यहाँ पे आप स्टडी करो, बाकी ना भूल जाओ, यहाँ रास्ता बढ़ गया, यहाँ स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्या है, हमको दिख रहा है, इसको हम C1 मान ले, इसको हम C2 मान ले, इसको C3 मान ले और इसको C4 मान ले, तो हमारा 1/का जो C होगा वो 1/का C1 प्लस 1/का C2, क्योंकि ये हमारा क्या है, सीरीज कनेक्शन है।
तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 और 1/c। तो 1/c हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा, 2 और 2 कट के 1 आ जाएगा। तो c कितना हमारा 1 है। मतलब इस दोनों के बदले हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 1 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ठीक, 6 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड। अब जैसा कि आप सर्किट देख सकते हैं, सर्किट में आप देख सकते हैं कि अब ये वाला क्या है, पैरेलल है। तो C, C3, C4, तो C जो होगा, तो C इक्विवेलेंट होगा, वो कितना होगा, वो होगा C प्लस C3, C2 जो होगा, ठीक है। तो C2 नहीं कह रहे इसको CB कह रहे, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस का 5, कितना हो गया 6। मतलब अब इस दोनों के बदले हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 6 माइक्रोफैराड यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया 6 माइक्रोफैराड। अब जैसा कि आप देख रहे हो, ये और ये क्या है, सीरीज में है, एक के पीछे एक। तो इसका मतलब जो हमारा C इक्विवेलेंट होगा, जो फाइनल C इक्विवेलेंट होगा, वो होगा 1/6 प्लस 1/6, ये होगा, ओके। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, तो 2 3 6, 1/3, 1/c इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। क्वेश्चन देखा यहाँ पे, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि इस A पॉइंट से, है ना, 3 माइक्रोफैराड, हाँ जी, फिर उसके बाद 3 माइक्रोफैराड, फिर उसके बाद 3 माइक्रोफैराड, और फिर उसके बाद ये बी पॉइंट है, और फिर ए माइक्रोफैराड, ए फिर यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड। तो बहुत आसान बात है इसको सॉल्व करना। सबसे पहले मैंने जैसे बताया, इस लॉजिक को जो याद रखा वही कर पाएगा सवाल। यहाँ से यहाँ क्या चला दो, करंट, करंट कहाँ बटा, यहाँ बटा, तार पकड़ के चलते रहो। तो चल रहा है, तो ये बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ गया, तो मतलब ये हमारा काम का आ गया। तो अभी जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कौन सा, C1, C2 और C3 का। तो मैंने कह दिया लेट C4 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, सॉरी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ C1, C2, C3, ठीक है ना। जो भी आप देखिए समझ आपका लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1/C4 जो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 माइक्रोफैराड। अगर एलसीएम लेंगे तो 3/3 आएगा, तो ये 1 माइक्रोफैराड आएगा। तो C4 हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। मतलब इस तीनों के बदले हमने क्या यूज़ करना है, सिर्फ यूज़ करना है 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड, लिख रहे हैं पैरेलल है, तो जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्लस का 1, दैट इज 3 माइक्रोफैराड। आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है किसी आवेशित चालक का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो एक बात इससे शुरू होने से पहले आप जान जाओ कि जो ऊर्जा होता है वो होता है कार्य, ठीक है ना। अब देखो टर्निंग पॉइंट प्ले करेगा, ठीक है। छोटी सी बात लिखता हूँ और वो पूरी टॉपिक आसान रहती है, बट आप उसको फॉलो करोगे तो, ठीक है ना। काफी छोटी सी बात है, E=W, ठीक। चलिए भाई, तो हमारा क्वेश्चन है कि किसी आवेशित चालक का स्थितिज वैद्युत ऊर्जा किस तरीके से निकाले। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वो होता है Q/C होता है, ये तो होता ही है। अब हमारा कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है जो वोल्टेज होता है वो W क्या होता है, वो V इंटू क्यू, यही तो होता था, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे W को dW लिया, तो यहाँ पे छोटा सा आवेश, मतलब छोटा कार्य छोटा आवेश वाला, तो dW इज इक्वल्स टू VdQ। अब इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, समाकलित करने पर तो ये हो जाएगा W, और V जो है उसमें DQ क्या है हमारा, तो DQ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो V की वैल्यू क्या थी यहाँ पे Q/C, तो वो पुट कर दो पहले आप। तो इंटीग्रेशन ऑफ Q dQ अपॉन का C, तो C क्या है, कैपेसिटेंस, जो कि क्या है, नियतांक है। तो 1 का C बाहर आ जाएगा, और फिर आपको इंटीग्रेशन करना है कि Q dQ को, और किसी भी नंबर का इंटीग्रेशन क्या होता है, उस पर पावर एक बढ़ जाएगा और पावर नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया कार्य। तो कार्य कितना हो गया, 1/2 Q² ये हो गया हमारा कार्य। तो अभी आपने बताया कि कार्य बराबर ऊर्जा, तो ये कितना है, ये हमारा है ऊर्जा। किसी कैपेसिटर पे जो ऊर्जा है वो इतनी है 1/2 Q²/C। इसको आप अदर फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है जी। अगर आप Q को बदल दो VC में, क्या कर दो, अगर आप Q को लिख दो VC, तो क्या हो जाएगा W हमारा, W हो जाएगा हाफ V²C² बटेगा C, C और C कट जाएगा, तो हाफ CV², जस्ट लाइक 1/2 MV² से हाफ CV²। वो भी है, ये भी है, बहुत कुछ है, जो भी है सब है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण और उभयनिष्ठ विभव, और नेक्स्ट उनका ऊर्जा का ह्रास। मतलब अगर मैं दो आवेशित चालकों को जोड़ूंगा तो उन पर उभयनिष्ठ विभव, पहली बात। दूसरी बात, उनमें आवेशों का वितरण, पुनर्वितरण, फिर से रीअरेंजमेंट होगा। और तीसरी बात, उनका ऊर्जा का ह्रास क्या होगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम दो गोला बना लेते हैं, ये दो गोले हैं हमारे, ठीक है। इन गोलों पे C1 V1 Q1 है, C2 V2 Q2 है। तो जो इस मोमेंट पे इनके पास आवेश है वो है C1 V1 है, हाँ जी, और जो इसके पास है वो है C2 V2 है, ठीक, डन। और जो इनका अभी विभव है वो है कुल आवेश बटे कुल संधारित्र। तो कुल आवेश कितना है, वो है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अब जो हमारा V है, अगर Q1 को एलपुट करें तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस का C2, ये हमारा
उभयनिष्ठ विभव है जो इसके वजह से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। डन। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इनका जो आवेश का जो पुनर्वितरण है वो पता करना है। तो Q1 डैश वो क्या है, वो है Q1 डैश और ये है Q2 डैश। तो Q1 डैश क्या हो जाएगा, Q1 डैश होगा C1 इंटू जो ये वोल्टेज है वो, तो C1V, और जो Q2 डैश क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C2 इंटू का वोल्टेज V, ठीक है ना। अच्छा, अगर इनका रेशियो निकालते हैं तो Q1 डैश अपॉन का Q2 डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C1 अपॉन का C2, ठीक। चलिए अब बात करते हैं ऊर्जा ह्रास की। तो ऊर्जा ह्रास का पहले फॉर्मूला जो अभी मैंने तुरंत निकाला था वो था 1/2 C1V1 V²। तो ऊर्जा ह्रास, तो पहले वाले की ऊर्जा, इस वाले की ऊर्जा थी वो थी 1/2 C1V1² और दूसरे वाले की ऊर्जा थी 1/2 C2V2²। जब मिलने के बाद इनका ऊर्जा हुआ तो 1/2 C1 प्लस का C2 और फिर V² दोनों का विभव, और फिर उसके बाद ये हमारा उनका वितरण हुआ, ठीक है ना। तो जो ये मिलने के बाद का था वो C1V² प्लस C2V², ठीक है ना। तो यहाँ तक कर देंगे। तो जब हमने उसको जोड़ा, तो अब U1 डैश जो आएगा वो आएगा हाफ C1V², वोल्टेज तो ओवरनिष्ठ हो गया है, और हाफ C2V²। डन। अब भाई सीधी सी बात है, ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा में कमी कितना, जितना पहले ऊर्जा था प्लस जितना बाद में ऊर्जा हुआ, उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो ऊर्जा का अंतर आया वो आया हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² का जोड़ा माइनस हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। डन। तो जो डेल्टा U हमारा होगा वो हो जाएगा हाफ 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 बाहर आ जाएगा, ये हो गया C1V1² प्लस C2V2², और फिर माइनस का हाफ तो बाहर आ गया, माइनस का इसमें V बाहर आ रहा है तो V² C1 प्लस का C2। अब याद करो हमारा V² क्या था, V क्या था, ये था ना, वहां पुट कर दोगे। तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट काफी आसान है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। C1V1² प्लस C2V2² माइनस V की वैल्यू क्या है, वो है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस का C2 और फिर इसका होल स्क्वायर और फिर C1 प्लस C2। डन। अच्छा, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ C1V1² प्लस C2V2² माइनस, अगर हम कट हो जाएगा तो ये बचेगा C1V1² प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन ये कट जाएगा तो एक बच जाएगा C1 प्लस का C2, ठीक है ना। डन, वेरी इजी। अब हमने इसको सॉल्व करना है फिर से। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, डेल्टा U हो जाएगा हाफ तो बाहर निकाल दो। अब ये C1 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा C1² V1² प्लस C1 C2V2², उसके बाद फिर C2 जाएगा तो C2 C1V1² प्लस C2² V2², ठीक है। उस माइनस को हम लोग बोलेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस C1² V1² माइनस C2² V2², फिर उसके बाद माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस का C2, ठीक है ना। ये सिर्फ हमारा मैथमेटिकल एक्सरसाइज देखने में बहुत हेक्टिक लगता है, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ A प्लस B का होल स्क्वायर ही वहाँ पे हो रहा है। अब देखिए C1V1 और यानी C1 C2 V2², C1V1², तो ये हमारा सीन दिख रहा है आपको, है ना। C1² कट गया, C2² V2², ठीक है। तो ये भी कटेगा बिकॉज यहाँ पे माइनस होना चाहिए, बिकॉज वो एक्सपेंशन है, माइनस जाएगा सबका, तो ये हो जाएगा C1, ये भी कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमारे पास मिला क्या, हमारे पास मिला C1 C2 V2² C2 C1 V1² माइनस 2 C1 C2 अपॉन C1 C2 V1 V2, मतलब जो हमारा डेल्टा U बच रहा है वो बच रहा है 1/2 बाहर, और ऊपर में जो बचा है वो क्या क्या बचा है, वो बचा है C1 C2 V2² प्लस C2 C1 V1², देन उसके बाद क्या है माइनस 2 C1 C2 V1 V2 और फिर अपॉन का क्या हो जाएगा C1 प्लस का C2। हम देख सकते हैं C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी, तो निकाल दो ना, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया C1 C2 अपॉन का 2 C1 प्लस का C2। अंदर में बड़ी अच्छी बात बच रही है V² प्लस V1² माइनस 2 V1 V2, मतलब ये अल्टीमेटली किसका स्क्वायर है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस का C2 और ये हो जाएगा V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ का 2 रहेगा, ठीक है। डन। तो ये हमारा हो गया फाइनल डेरिवेशन। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा है और काफ़ी वाइट बोर्ड में हौच पौच बच गया है, बट कोई बात नहीं, आपको फ्लो कैसे जान देखना है, आपको फ्लो इस चीज़ को एक बार तो वीडियो प्ले करते इसके साथ साथ करते जाओ, सुनते जाओ, करते जाओ, इस तरीके से यहाँ से फिर ये यहाँ सॉल्विंग हुआ है और फिर यहाँ से इस साइड में सॉल्व होकर यहाँ पे हमारा आंसर आया, ठीक है ना। V2² माइनस V1² V2² माइनस V2², इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एक्सपेंड हो गई, अल्टीमेटली वही आएगा। V माइनस V1 का प्लस आएगा, V2² प्लस आएगा, 2 V2, क्योंकि ये क्या है, ये स्क्वायर। अब एक बात बता दूं, बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे V1 रहेगा कि V2 रहेगा, यार ये डाउट नहीं करना है, बिकॉज ये V2 माइनस V1 है। अगर हमारा ये एक्चुअल मान लो होना चाहिए V1 माइनस V2, तो आंसर जो भी आएगा माइनस में आ जाएगा। सपोज इसका समझो, मान लो ये 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर है और 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 2 माइनस माइनस 1 होता है, और माइनस 1 होल स्क्वायर क्या होता है, 1। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आइडेंटिकल टर्म, इसलिए ये आगे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमारी आंसर आ रहा है, ठीक है ना।